सर जी, हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का परिचय कराना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। सामाजिक न्याय, सामाजिक मूवमेंट, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपसे सिर्फ 3 सवाल। एक सवाल में 3 चीजें शामिल हैं। ये जो वर्तमान दौर है, जो चल रहा है, जिसपे अभी आप बात कर रहे हैं, तमाम बातें आप बौद्ध मठ से संबंधित, मस्जिदों से संबंधित, सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगड़ रहा है उससे संबंधित, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संबंधित, विपक्ष से संबंधित, एक सवाल में चारों चीजें। आपको क्या लगता है कि आप 4 लोगों के साथ आपने राजनीति की है? विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद मुलायम सिंह यादव का समय वही समय है, उसके बाद मायावती, फिर आप समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। कौन सी ऐसी सोच है, कौन सी ऐसी विचारधारा है जिससे आप इस जो चल रहा है समाज में, इससे कैसे हटा सकते हैं, कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? इन चारों को अगर आप व्यक्तिगत रूप से, काशीराम जी, उसके बाद आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद ये सारे लोग, इसमें कौन सी विचारधारा, कौन सा ऐसा बिंदु है जिसपे एकजुट करके इस सरकार से मुक्ति पाई जा सकती है और सांप्रदायिकता को खत्म किया जा सकता है? देखिए, कुल मिलाकर के हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों 2 पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज यहां पर सत्ता पक्ष भी असंवैधानिक और लोकतांत्रिक ढर्रे पर आगे बढ़ा है। संवैधानिक मर्यादाओं को बलाए ताक रखकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग भरपूर विपक्ष को कमजोर करने में लगाया है। वहीं पर दूसरी ओर विपक्ष भी जिस तेवर में उसे सत्ता पक्ष को घेरने के लिए सड़क पे आना चाहिए था, वो भूमिका निभाने में अभी तक कारगर नहीं साबित हो पाया है। आज कुल मिलाकर के सरकार अपने कमियों, अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए नित्य नए तिकड़म करती रहती है। आज बड़े पैमाने पर सरकार की असफलता का परिणाम है कि करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, महंगाई चरम पर है, किसान समस्या लगातार मुंह बाए खड़ी है। 3 साल से लगातार किसान आंदोलित हैं, लेकिन आज तक किसानों की समस्या हल नहीं हुई। शिक्षा का औद्योगिकरण किया जा रहा है। 27,000 प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हुए। साथ ही साथ सभी जिला अस्पतालों से गरीबों के लिए निःशुल्क मुफ्त दवाइयां जो होती थी, आज नदारद हैं। इस पर बहस न हो, इसलिए सत्ता पर बड़ी बारीकी से हिंदू, मुस्लिम और मस्जिद मंदिर को मामले को उछालकर अपने को बचाने में कामयाब रही। विपक्ष घेर करके उनके इस सत्ता को जनता के बीच में ले जाने में भी फेल रही है। इसलिए आज सही मायने में कमजोर विपक्ष के कारण सत्ता पक्ष अपने मनमानेपन में लगातार कामयाब होती जा रही है। इसलिए विपक्ष को चाहिए कि वो अपनी भूमिका में आए और जो सत्ता पक्ष बेलगाम है उस पर लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो जनता के साथ आज सत्ता पक्ष मजाक कर रही है उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए सड़क पर आंदोलन की आवश्यकता हो तो आंदोलन भी करना चाहिए, और सदन के अंदर अगर घेरने की आवश्यकता हो तो वहां भी रणनीति बनाकर घेरना चाहिए। लेकिन अब तो देखने को मिला कि विपक्ष भी अटापटा दिखाई पड़ रहा, सत्ता पक्ष यही चाहता भी है। तो विपक्ष तो लगातार अपनी गलतियों से
सत्ता पक्ष को मनमानापन करने का रास्ता तैयार कर रहा है। इसलिए आज जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, दोनों अपनी भूमिकाएं से हटी हुई है। सत्ता पक्ष भी अपनी भूमिका से हटा है और विपक्ष अपनी भूमिका से हटी है। यही कारण है कि आज पूरे देश में अराजकता, अलोकतांत्रिक और संवैधानिक रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं और विपक्ष डरा है, सहमा है। इसलिए आपने इस प्रश्न को उछाला है, तो विपक्ष को अपने तेवर में जब तक वो नहीं आएगा, इस पर लगाम लगने वाला नहीं है। और सत्ता पक्ष को भी उसको इस बात का मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी नई परंपरा न डाले जो आने वाले दिनों में उल्टा उसके लिए महंगा पड़े। आज जिस तरीके से देश में अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, कभी मदरसे में एड देना बंद किया गया, कभी मदरसों की मान्यता छीनी गई, कभी मदरसों के अध्यापकों का वेतन रोका गया, माननीय न्यायपालिका से उनको न्याय मिला, कभी मदरसों में आतंकवादी खोजने के नाम पर परेशान किया गया, आज मस्जिद में मंदिर खोजने का सिलसिला चालू किया गया। यही कारण है कि दुनिया के अन्य देशों में वो भारतीय जो वहां पर असंख्यक हिंदू हैं, उनके साथ भी सौतेला व्यवहार होना शुरू हो गया। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, भारत के अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार, दुर्व्यवहार का दुष्परिणाम है कि बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं और बौद्धों पर जनजाति अत्याचार बढ़े हैं। तो ये जवाबदेही भाजपा की ही है। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपकी गलतियों से दुनिया के अन्य देशों में रहने वाले लोग परेशान हो। वैसे भी इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर मस्जिद में मंदिर खोला जाएगा तो ज्यादातर मंदिर कभी बौद्ध मठ से तोड़ के बनाए गए, तो लोग बौद्ध मठ मंदिरों में खोजना शुरू कर देंगे। इसलिए नई परंपरा नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान इस बात की मान्यता देता है कि धर्म, संप्रदाय, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बावजूद सरकार, संविधान की कसम खा करके सत्ता में बैठने वाले लोग आज संविधान की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ रहे हैं। इससे उनको बचना चाहिए। हम समझते हैं ये नई परिपाटी आने वाले दिनों में राष्ट्र के लिए भी घातक होगी और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी घातक होगी। इसलिए देश में अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, न कि सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मौर्य जी, एक सवाल बहुत छोटा सा ये है कि आपने 3 बार पार्टी बदली, एक बार नेता विपक्ष छोड़ा, दूसरी बार मंत्री पद छोड़ा, तीसरी बार विधान परिषद छोड़ा। ऐसी तीन नेता आपने थे, एक भारतीय जनता पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी, एक समाजवादी पार्टी। उसमें अगर कांग्रेस को भी शामिल किया जाए तो इन चारों में आपको बेहतर कौन सा लगता है जो इस लड़ाई को लड़ सकता है? देखिए, कुल मिलाकर के सच कह देना वो मेरी बुराई हो सकती है, मेरी अच्छाई हो सकती है। और मैं इतनी लंबी राजनीति में वैचारिक लड़ाई को ज्यादा महत्व दिया है। आप जानते हैं कि बीएसपी में भी मैं नेता प्रतिनिधि था, राष्ट्रीय महासचिव भी था, यानी संगठन में भी बड़ा पद था
और नेता विरोधी दल भी था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी था। पूरे प्रदेश में मौर्यों को जो सम्मान कम से कम 50-40 जिले तो मैं जानता हूं जहां पर मौर्यों को सम्मान मिला, और मैं आज भी लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि आज मैं जो भी हूं स्वामी प्रसाद जी की वजह से हूं, जो कभी नहीं हुआ था इतिहास में। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मानवर काशीराम साहब जब बहुजन समाज पार्टी बनाए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बड़ी ईमानदारी के साथ मानवर काशीराम जी ने उस अपने फार्मूले को इंप्लीमेंट किया। उसी का नतीजा था कि जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जो कभी प्रधान भी नहीं बन पाते थे, वो एमएलए भी बने, एमपी भी बने, मंत्री भी बने, सत्ता के गलियारे में पहुंचे। तो स्वाभाविक रूप से ये श्रेय मानवर काशीराम जी को जाता है। लेकिन मानवर काशीराम जी के निर्माण के बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेता ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से पल्ला झाड़ा, उसी का नतीजा है कि आज बसपा का भी सुपड़ा साफ हो गया। तो मैं जब तक वैचारिक लड़ाई चलती रही मैं बीएसपी में बना रहा। जब स्वार्थ की लड़ाई और मिशन से हटकर मानवर काशीराम के विचारों को छोड़कर सुविधानुसार पार्टी चलाने की बात चली तो मैंने समय रहते अलविदा किया। रही बात भाजपा में मंत्री पद छोड़ा मैंने इसलिए कि उस समय आरक्षण के साथ जिस तरीके से उन्होंने घालमेल करना शुरू किया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 सामान्य वर्ग के 18,000 आरक्षित पिछड़े और अनुसूचित जाति के आरक्षित पद पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पद देना, उसके बाद बिना किसी विज्ञापन के उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर एक वर्ग विशेष के लोगों को भर देना, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों का आरक्षण शून्य कर देना, जिसका मैंने कैबिनेट में विरोध भी किया। विरोध के बावजूद भी उस प्रस्ताव को पास किया तो मैंने मंत्री पद को छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं जिनकी लड़ाई लड़ता हूं उसकी हत्या हो और मैं मंत्री बना रहा हूं, यह हमें स्वीकार नहीं। रही बात समाजवादी पार्टी में, यहां भी वैचारिक मतभेद हुई। हमने अपने वैचारिक लड़ाई से भारतीय जनता पार्टी को न केवल कमजोर किया, बैकफुट पे लाके खड़ा किया। बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी का जनाधार भी बढ़ा। वैचारिक टकरार से हमको समाजवादी पार्टी को भी छोड़ना पड़ा, लेकिन मेरी ही तैयार की गई वो फसल थी जिसको लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने काटी। तो स्वाभाविक रूप से मेरा व्यक्तिगत किसी लड़ाई नहीं, उस वैचारिकी के साथ मैं चलता हूं और उस वैचारिकी के साथ कोई भी आता है तो उसका मैं स्वागत करूंगा। और टकराने का वजह केवल वैचारिकी मतभेद है, कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं। आप अपने विचार के किसे करीब पाते हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या राहुल गांधी? देखिए, इस समय तो भारतीय जनता पार्टी क्या है वो किसी से छिपा नहीं। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। यो कहिए कि वो आस्तीन के सांप है। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व खुद कंफ्यूज है। एक तरफ समाजवाद का नारा देगा, दूसरी ओर पार्टी कार्यालय में शालिग्राम भगवान की पूजा भी कराएगा। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ है नहीं। रही बात, राहुल जी लड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। वैचारिकी की बात, उस वैचारिकी की तो अब इस समय कोई नहीं। मानवर काशीराम जी ने जो वैचारिकी की शुरुआत की थी, उस वैचारिकी पर चलने वाला तो कोई नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं उसको आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिन्होंने हमसे बात की, और ये सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन के इस वक्त अगर जीवित नायक के रूप में कोई कह सकते हैं तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।